डीएनए की रहस्यमयी दुनिया में सभी का स्वागत है। ये डीएनए जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर बंद है, कैसे काम करता है और इसके काम करने का तरीका एकदम अलग है। सबसे पहले इस पृथ्वी पर जितने जीव हैं सभी के सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है और ये डीएनए देखने में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डीएनए जब काम करता है तो अपने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को छोड़कर सिंगल स्ट्रैंड वाले फॉर्म में आ जाता है और ये डीएनए का सिंगल मोनोमर यूनिट कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। इस न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होते हैं शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। ये हमने पिछले अपने वीडियो में बताया है। और 4 नाइट्रोजनस बेसेस हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, जिनकी पेयरिंग का रूल भी पहले ही बताया जा चुका है। अब हमें क्या समझना है कि ये जो 4 बेस हैं, ये 4 बेस मिलकर पूरी कहानी कहते हैं। यानी जैसे इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट मिलाकर हमारी सारी इंग्लिश की वोकैबुलरी तैयार होती है, तो वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन बंद है वो इन 4 बेसिस के सीक्वेंस में निहित है। यानी ये 4 अपने आप को अरेंज करेंगे और अलग अलग इंफॉर्मेशन बनेगी। लेकिन ये न्यूक्लियस, ये डीएनए किस क्रम में काम करता है, आइए जानते हैं। ये है वो मूल मंत्र जिस पे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स का काम करने का तरीका तय होता है और इसे कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। यानी कि डीएनए है वो कर्ता धर्ता जो सारी इंफॉर्मेशन बियर करेगा और जब उसे काम करवाना है, जो भी प्रोटीन बनवाना है, उसकी एक तय निर्धारित दिशा है। यानी डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन को आगे की ओर बढ़ाएगा एमआरएनए के पास। एमआरएनए भी इंफॉर्मेशन दी गई है, उस इंफॉर्मेशन को ले जाकर वो प्रोटीन का निर्माण करेगा साइटोप्लाज्मा में। यानी कि डिफरेंट अमीनो एसिड्स को राइबोसोम की मदद से असेंबल करवा के वो प्रोटीन का निर्माण करेगा। इसका मतलब डीएनए डिसाइड करेगा कि क्या काम होना है और जो भी डिसाइड होगा वो इंफॉर्मेशन एमआरएनए के फॉर्म में डिलीवर होगी। तो पूरा का पूरा डीएनए तो एक साथ नहीं ओपन होगा। जब भी इंफॉर्मेशन होगी तो उसका एक पोर्शन एक्सप्रेस करेगा। इसका मतलब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक जीन है और इसको एक्सप्रेस करना है, तो यहाँ से इतना ही डीएनए अनवाउंड होगा और उसके हिसाब से एमआरएनए तैयार होगा। एमआरएनए के पास इंफॉर्मेशन आने के बाद ये प्रोटीन का निर्माण करवाएगा अमीनो एसिड की सीक्वेंसिंग के द्वारा, जो कि राइबोसोम की सहायता के बिना नहीं हो पाएगा। अब हम बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग कोडिंग लैंग्वेज की, यानी कि डीएनए और आरएनए के बीच में कैसे तालमेल बैठाया जाता है ताकि जो बात डीएनए कहना चाह रहा है और आरएनए उसको आसानी से समझ के काम करवा सके। ऐसा ना हो डीएनए कुछ बोल रहा है और आरएनए कुछ करे। तो इस तालमेल को बिठाने के लिए एटीजीसी रूल हमने पहले डिस्कस किया था। यानी एडेनिन पेयर करेगा थाइमिन के साथ और ग्वानिन पेयर करेगा साइटोसिन के साथ। यहाँ पर ये एटीजीसी रूल चलता है। अब आरएनए के केस में यूरासिल जगह लेगा थाइमिन की, यानी कि एडेनिन पेयर करेगा यूरासिल के साथ। अगर मान लीजिए डीएनए के स्ट्रैंड में एडेनिन है और उससे आरएनए बनना है, तो एडेनिन का पेयरिंग यूरासिल के साथ होगा। यानी आरएनए में थाइमिन नहीं लगेगा, उसकी जगह यूरासिल होगा। बाकी जीसी रूल एज इट इज फॉलो होगा। मान लेते हैं कि ये डीएनए का स्ट्रैंड है और इसके ऊपर एटीजीसीए का सीक्वेंसिंग लगा है। तो जब आरएनए का निर्माण होगा तो ए के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर यूरासिल लगेगा, थाइमिन के करस्पॉन्डिंग एडेनिन ही लगेगा, बाकी जी से सी का करस्पॉन्डिंग जी। और जहां डीएनए में एडेनिन है और आरएनए में उसी स्ट्रैंड के फॉर्मेशन में यूरासिल का अटैचमेंट होगा, यानी ए यू के करस्पॉन्डिंग है, ए टी की रिप्लेसमेंट हो जाती है यूरासिल में अगर वो आरएनए का स्ट्रैंड है। ये रूल थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसका मतलब अगर बोर्ड के एग्जाम में भी आता है, 2 स्ट्रैंड पहचानने के लिए दिए जाते हैं और दोनों ही मान लीजिए कंफ्यूज करने के लिए आपको सिंगल स्ट्रैंड बना दिए जाएं या दोनों ही डबल स्ट्रैंड बना दिए जाएं, तो उसको आसानी से पहचानने के लिए सिर्फ आपको यूरासिल सर्च करना पड़ेगा। अगर यूरासिल है तो वो डेफिनेटली आरएनए है और अगर वहाँ पे थाइमिन है तो वो डीएनए। यानी कि अगर हमारे पास डीएनए के स्ट्रैंड का सीक्वेंस है तो हम उससे आरएनए का स्ट्रैंड निकाल सकते हैं
और आरएनए है तो डीएनए का। डीएनए के एक स्ट्रैंड का अगर हमें मालूम है तो हम दूसरे स्ट्रैंड का भी सीक्वेंस निकाल सकते हैं इस बेस पेयरिंग रूल के हिसाब से। अब ये डीएनए सेल के अंदर काम कैसे करता है? तो डीएनए से वो आरएनए की सीक्वेंसिंग तो निकालता है, लेकिन आरएनए फिर प्रोटीन का निर्माण करता है। तो आइए जानते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन होते हैं लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, यानी कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स। अब ये जो लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बोले हैं, ये बने हैं अमीनो एसिड से, जिनको अमीनो एसिड्स को लिंक किया गया है एक स्पेशल पेप्टाइड बॉन्ड से। अब केमिकली अगर हम बात करते हैं तो अमीनो एसिड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और यहाँ तक कि कुछ केसेस में, कुछ अमीनो एसिड्स में सल्फर भी। फंक्शंस की बात करते हैं तो ये हमारे मसल्स को बिल्ड करता है, रिपेयरिंग करता है हमारी बॉडी में टिश्यूज़ की, और हेयर्स और नेल्स हमारे यही प्रोटीन से ही बने हुए हैं, और बहुत सारे अदर बॉडी फंक्शंस का काम करता है ये प्रोटीन। अब बात करते हैं प्रोटीन्स के मोनोमर यूनिट की, यानी अमीनो एसिड्स की। यहाँ हमारे दाहिनी ओर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यानी कि अमीनो एसिड जैसे पिछले ही अभी कहा है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से। यहाँ सल्फर नहीं दिखाया गया, लेकिन कुछ अमीनो एसिड्स में ही सल्फर होता है। तो सेंट्रल कार्बन है, तो इस कार्बन के साथ अटैच हैं 4 डिफरेंट साइड चेन्स, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जो कि एक एसिडिक ग्रुप है। और लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हो अमीन ग्रुप NH2 अमीन ग्रुप, जो कि एक बेसिक ग्रुप है। तो जब एसिडिक और बेसिक ग्रुप की संख्या बराबर है इस अमीनो एसिड में, तो ये एक न्यूट्रल अमीनो एसिड है। वहीं 2 साइड चेन्स हैं, या तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है या फिर कोई साइड चेन है, एल्काइल की हो या कोई और फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोक्सिल भी हो सकता है। तो ये एक एलिमेंट्री स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड की। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है अमीन विच इज़ बेसिक, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात की, और आर है यहाँ पर वेरिएबल साइड चेन, जो अमीनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ डिटर्मिन करता है। तो ये जो अमीनो एसिड की चेन है, जब ये अपने आप को 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में फोल्ड करती है, तो उसकी वजह से ही प्रोटीन्स अपने फंक्शंस में ये काम करने में सक्षम होता है। यानी कि अगर इसमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आता है, तो एक सिंगल चेन, लंबी सी प्रोटीन की या पॉलीपेप्टाइड चेन फंक्शनल नहीं होती है। कुछ अदर एग्जांपल्स हैं हमारी बॉडी में प्रोटीन्स की, जैसे सारे एंजाइम्स जो काम करते हैं बॉडी के अंदर, वो सारे प्रोटीनेशियस होते हैं। एंटीबॉडीज़ यानी सोल्जर्स जो जिनको हम कहते हैं हमारी बॉडी में, वो भी प्रोटीन्स है। हीमोग्लोबिन जो आरबीसी का पिगमेंट है, और मसल्स प्रोटीन्स एक्टिन और मायोसिन, ये भी आपके प्रोटीन्स हैं। अब हम बात करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर की, और इस डायमेंशन में हमें जो दिख रहा है उसमें डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जहाँ पर जो डायमीटर है एक स्ट्रैंड और दूसरे स्ट्रैंड का हेलिकल स्ट्रक्चर तैयार होता है, वो है 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर्स का, यानी ये वाला 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम। वहीं डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बेस पेयर्स का मतलब है एडजेसेंट बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस, यानी C और G बेस पेयर्स हैं और T और A बेस पेयर्स हैं। तो इन 2 बेस पेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम है, या 0.34 नैनो, और ये डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। एक हेलिक्स यानी एक कंप्लीट हेलिकल जो ट्विस्ट लेता है पूरा, उसमें 10 बेस पेयर्स ऑक्यूपाई करते हैं एक बी डीएनए में, और हेलिकल ट्विस्ट पर बेस पेयर 36 डिग्रीज है। इन 4 बेसिस की मदद से पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। जब सेल को कोई इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, कोई काम करवाना है, किसी प्रोटीन का सिंथेसिस करवाना है, तो उस केस में डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो ओपन करेगा। यानी कि इस मैकेनिज्म में जब डबल स्ट्रैंडेड होता है फॉर्म में डीएनए, तो ATGC की पेयरिंग है। तो बिफोर ओपनिंग वाला ये स्ट्रक्चर शो किया है। आफ्टर ओपनिंग क्या होगा कि ये जो बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये ब्रेक हो जाएंगे, और जब बीच से ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो ये जो बेसिस हैं ये सेपरेट आउट हो जाएंगे। और इसको हम इस फिगर में भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी हमें दिख रहा है कि डीएनए में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वाउंड है यहाँ पर, और यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अब हम इस फिगर में डीएनए रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म को समझ सकते हैं ब्रीफली। ये पहला स्ट्रैंड जो दिया है ये ओरिजिनल डीएनए स्ट्रैंड है, और ये अनफोल्ड होगा
यानी कि डबल स्ट्रैंडेड हाइड्रोजन बॉन्ड्स की यहाँ पर ब्रेकिंग दिखा रखी है, और जहाँ पे डीएनए की ब्रेकिंग हुई है वहाँ पर नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा है। तो ये हो गया कि एक डीएनए स्ट्रैंड है उससे डबल स्ट्रैंड कैसे तैयार होंगे, यानी कि 1 ओरिजिनल डीएनए स्ट्रैंड है और हम यहाँ पर फाइनल में 2 नए स्ट्रैंड्स देख रहे हैं, जिसमें से ब्लू कलर का जो स्ट्रैंड है वो नया है और वाइट वाला ओल्ड है, पेरेंटल वन। तो ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल ये स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है। जो मैकेनिज्म है डीएनए रेप्लिकेशन, ये डीएनए की ही कॉपी करना है, यानी एक स्ट्रैंड नए स्ट्रैंड को क्रिएट कैसे करता है, ये वो प्रक्रिया है। अब बात करते हैं जब सेल के अंदर एक नए प्रोटीन का निर्माण करना है, एक नई इंफॉर्मेशन को कैरी आउट करना है, तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस चलता है। और ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए के अंदर मैसेज ट्रांसफर होना, यानी डीएनए से नया आरएनए का सिंथेसाइज होना। आइए इसको समझते हैं ब्रीफली। सो ट्रांसक्रिप्शन में मैसेजर आरएनए का सिंथेसिस होता है, और वो कैसे होता है यहाँ पर देख लेते हैं कि ATGCA ये सीक्वेंस डीएनए स्ट्रैंड पर दिखाया गया है। अब ये मैसेज mRNA फॉर्म में जब आएगा तो A के कॉम्प्लीमेंट्री U, T के कॉम्प्लीमेंट्री A, G के कॉम्प्लीमेंट्री C एंड सेम ये रूल फॉलो होगा। तो ये जो UACGU आया है सीक्वेंस, ये आया है mRNA पर। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने के लिए है कि आरएनए यूरासिल का इस्तेमाल करता है थाइमीन की जगह। अब हम देख पा रहे हैं डीएनए के 2 स्ट्रैंड, एक दिया है डार्क ब्लू कलर से दिस वन, और एक दिया है लाइट ब्लू कलर से। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि ये वाला पोर्शन तो वाउंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड, और ये वो पोर्शन है जो अनवाउंड हुआ है। तो एक स्ट्रैंड कहलाता है कोडिंग स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये वो स्ट्रैंड है जिसकी इंफॉर्मेशन आरएनए में ट्रांसक्राइब होकर पहुंचती है, यानी आरएनए में एक जो सीक्वेंस होगा वो इस कोडिंग स्ट्रैंड से मैच करेगा, सिर्फ टी और यू का ही फेरबदल होगा। जबकि टेम्पलेट स्ट्रैंड वो डीएनए का स्ट्रैंड है, इसको एंटीसेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन कॉम्प्लीमेंट्री होगी आरएनए से, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बियर करेगा जो भी mRNA सीक्वेंस सिंथेसाइज होगा। mRNA का सीक्वेंस 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ प्रोसीड करता है, और डीएनए के रेप्लिकेशन में भी सेम सीक्वेंस जाता है, यानी 5 प्राइम से 3 प्राइम। यानी कि कोडिंग स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड है जिसकी इंफॉर्मेशन से प्रोटीन बनेगा, यानी प्रोटीन का निर्माण ये करवाएगा, जबकि ये आरएनए को ट्रांसक्राइब नहीं करा रहा है, टेम्पलेट्स ट्रांसक्राइब करा रहा है। इसका मतलब ये अपने आप में बहुत ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन हमारे लिए है कि जिस पे काम हो रहा है, जिस स्ट्रैंड के द्वारा mRNA सिंथेसाइज हो रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं जा रही है। जो नहीं करवा रहा है आरएनए का सिंथेसिस, वो स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन जा रही है ना, ये यूनिक चीज। अब जो mRNA बना है वो चला जाएगा न्यूक्लियस को छोड़कर एक यूकैरियोटिक सेल के केस में साइटोप्लाज्मा में, जहां पर राइबोसोम उसका वेट करेगा, उसकी लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट, दोनों सब यूनिट्स बाइंड करेंगे mRNA के साथ, और फिर बनेगा प्रोटीन का फॉर्मेशन, यानी प्रोटीन का निर्माण होगा। इसीलिए राइबोसोम्स को हम कहते हैं, निकनेम कहलाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। mRNA के अलावा भी एक और भी आरएनए है जिसको कहते हैं हम टीआरएनए। टीआरएनए एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कैरी करके इस प्रोटीन सिंथेसाइजिंग एरिया में कैरी करके लाता है। राइबोसोम्स कैसे रीड करता है mRNA के कोड्स को, सीक्वेंस को, ताकि वो अमीनो एसिड्स को ज्वाइन कर सके। तो ये भी एक अपने आप में ब्यूटीफुल पोर्शन है। mRNA कोडिंग होती है ट्रिपलेट के केस में, यानी कि उसके 3 बेसिस कंबाइन करके, यानी ये 3 बेसिस इंफॉर्मेशन देंगे किसी एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए। जैसे कि यहाँ पर AUG सीक्वेंस अगर होगा तो वो इंफॉर्मेशन दे रहा है अमीनो एसिड मिथियोनिन के लिए, इसको स्टार्टिंग कोडॉन भी बोला जाता है AUG में। देन GCU एलानिन के लिए दे रहा है, UU फिनाइल एलानिन के लिए, और ऐसे ही करके एक अमेजिंग दुनिया है कोडॉन्स की, जो हम अपने अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो इस कोडॉन की मदद से, यानी कि 3 बेसिस का एक सेट मैसेज कर रहा है एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए, और जब ये अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस बाइंड करते हैं एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से, तो बनता है प्रोटीन। तो एक ये अमेजिंग दुनिया है जो सेल के अंदर चल रही है और हमें कोई भी खबर नहीं।